नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 6 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना के हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था थॉमस मैकाले ने, जेम्स मिल ने, विलियम जोन्स ने या चार्ल्स वुड ने। तो इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स ने। प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता है? यूरोप की संस्कृति व भाषा का ज्ञान रखने वाले लोग, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग, प्राचीन भारत के इतिहासकार या प्राचीन साहित्यकार। तो इसका सही उत्तर है एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। प्रश्न नंबर 3 है, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, राजा राम मोहन राय के आवेदनों के आधार पर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। प्रश्न नंबर 4 है, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था थॉमस मैकाले का, अरविंदो घोष का, रविंद्रनाथ टैगोर का या चार्ल्स वुड का। तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर का। प्रश्न नंबर 5 है, 1854 के वुड्स डिस्पैच में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ: कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के समर्थक थे। वुड्स डिस्पैच नीति पत्र के द्वारा भारत के प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया। 1854 के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। सन 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। वर्नाकुलर से क्या आशय था? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। प्रश्न नंबर 8 है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? तो अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? तो शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के विचार थे कि शिक्षा केवल मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 10 है, अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया? अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? तो जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश लिखा था? तो चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय
शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया। व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा। देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी। भारतीयों की रुचि और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा। साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। प्रश्न नंबर 13 है, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? तो 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे। 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। प्रश्न नंबर 14 है, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? तो 1854 के बाद कंपनी में देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। तीसरा है, अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। और चौथा, विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। प्रश्न नंबर 15 है, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। प्रश्न नंबर 16 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुफ्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की। प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था? तो शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में निम्न अंतर था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के अत्यधिक आलोचक थे, जबकि टैगोर पश्चिमी शिक्षा के अच्छे तत्वों को अपनाना चाहते थे। गांधी जी कला और संगीत के माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे, जबकि टैगोर ने उन्हें शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना। गांधी जी ने बच्चों के संपूर्ण विकास और जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया, जबकि टैगोर शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति पर जोर देते थे। तो यहाँ आपने लिखे अध्याय 6 के हल। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 के हल देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।